अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है फेस टू फेस की। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सीधे मुद्दे पर आता हूं। याद होगा आप लोगों को मनमोहन सिंह जी का वो बयान जो बहुत चर्चा में रहा था, बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहले माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटी का हक है। We have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुजरात कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसी बात को दोहराया और उसने कहा कि चाहे कांग्रेस का जितना भी नुकसान हो जाए, हम आज भी ये मानते हैं कि देश की रिसोर्सेज पर माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का अधिकार है। और देश का प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तानी तिजोरी पर સૌથી પહેલો અધિકાર માઇનોરિટી આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર બોલતો एक बोलवाથી કેટલું નુકસાન થયું એક પણ કોંગ્રેસને। ये वो मुद्दा था जिसमें मैं आप लोगों से अपने दिल की बात रखना चाहता था, पर जब मौका कोई आता है, जब कोई बात होती है, कोई बेवकूफ़ी की घटना होती है, कोई जिद होती है, कोई बात होती है, तभी मैं सोचता हूं बोलने के लिए। अगर इस देश में कुछ लोग बेवकूफ़ी की बातें, घटिया हरकत, घटिया बात, घटिया सोच बंद कर दें तो शायद फेस टू फेस चैनल ही बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं तभी बोलता हूं जब देश में कुछ हलचल होती है या कोई बेवकूफ़ी की बात या बेवकूफ़ी की जिद होती है। इस पर पहला मेरा जो विश्लेषण है, उसका पहला टेक ये है साथियों, मेरा ये मानना है कि हमारा संविधान इनहेरेंटली गलत लिखा हुआ है। जी हाँ, बुनियादी तौर पे गलत लिखा हुआ है। और एक लाइन में अपनी इस बात को मैं समेट सकता हूं कि जिस संविधान में सेकुलर शब्द आ गया, उस संविधान में माइनॉरिटी नहीं हो सकता, और जिस संविधान में माइनॉरिटी शब्द आ गया, वहां सेकुलर शब्द संविधान में नहीं हो सकता। उसको एक रिलीजियस स्टेट होना ही पड़ेगा, तभी संविधान में माइनॉरिटी शब्द आएगा। अगर भारत में लोग चाहते हैं कि संविधान में माइनॉरिटी शब्द हो तो नैतिकता के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और अगर लोग कहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता तो उनको संविधान में उनपे इतना ईमान होना चाहिए, इतना असूल होना चाहिए कि उन्हें संविधान से स्वयं पहल करनी चाहिए कि माइनॉरिटी शब्द, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रीजनल माइनॉरिटी हो, लैंग्वेज हो, एथनिक हो, रिलीजियस हो, संविधान से माइनॉरिटी शब्द हटना चाहिए। तो ये है मेरा पहला टेक। दूसरा टेक ये है साथियों कि हमेशा से मैं ये बात बोलता आया हूं कि आखिर, और भी लोग बोलते आए हैं, पर इसमें मैं आपको अपना विश्लेषण, अपनी डेफिनेशन, अपना सोचने का तरीका बता दूं कि आखिर माइनॉरिटी है क्या? क्या सिर्फ जनसंख्या के आधार पर आप माइनॉरिटी तय कर देंगे? मेरा मानना है नहीं। मेरा मानना है कि दो मापदंड होने चाहिए जहां से एक देश में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, कि माइनॉरिटी कौन है। प्रथम दृष्टिया जब माइनॉरिटी बोला जाता है तो ज़हन में, दिमाग में आता है कि एक लेफ्ट ओवर क्लास, एक वो लोग जो छोड़ दिए गए, एक वो लोग जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है। तो सवाल उठता है, क्या इस देश का बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, वो कोई ऐसी बात करता है या वो माइनॉरिटी होने के लिए कोई हक मांगता है? बिल्कुल नहीं मांगता है। चाहे पारसीज हो गए, इन्होंने बहुत छोटा वर्ग होते हुए इस देश में अपने अपने तरीके से बड़ा खूबसूरत कंट्रीब्यूशन किया है। तो माइनॉरिटी मेरे हिसाब से दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो वर्ग जिसमें सिस्टमैटिक तरीके से उत्पीड़न किया गया हो, चलिए मैं मान लेता हूं आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, जिसकी वजह से वो मुख्यधारा में नहीं आ पाए। तो ये मेरे हिसाब से एक मेन रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि प्रथम दृष्टिया अगर हम देखते हैं, जैसे एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं, जब उनकी जनसंख्या घटने लगती है, मैं स्पीशीज़ की बात कर रहा हूं, तो उनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में डालकर
उनका विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष केयर की जाती है। तो दो मापदंड हो सकते हैं, एक उत्पीड़न और एक रहस्यमय कारणों से घटती हुई जनसंख्या। सवाल उठता है उत्पीड़न, हाँ, वन व्यवस्था, जातिवाद के गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से इस देश में दलितों का उत्पीड़न हुआ। हजारों किताबें हैं, हजारों लेख हैं, हजारों लोगों ने ये लिखा है। इस कंट्रोवर्सी में बिना जाए कि हुआ है नहीं हुआ, मुझे मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री ये बोलती है और इसी बिना पर संविधान उनको आरक्षण देता है कि उत्पीड़न हुआ। तो पहली कैटेगरी तो वो हो गई। दूसरी कैटेगरी इस देश में जब मैं उत्पीड़न के आधार पर या घटती हुई जनसंख्या के आधार पर देखता हूं कि किसका उत्पीड़न इस देश में आजादी के बाद हुआ बतौर माइनॉरिटी, तो एक मेरी नजर में सबसे पहले कश्मीरी हिंदू आते हैं जिनका उत्पीड़न हुआ, और इस आधार पर वो इस देश में रहते हुए, भले वो कश्मीर में रह रहे हों या जम्मू में रह रहे हों या दिल्ली में रह रहे हों या काओ बेल्ट में आके बस गए हों, जो आके बस गए हों, उनको हमारी गवर्नमेंट्स को विशेष सुविधा, विशेष अधिकार देने चाहिए। वो बात अलग है कि वो इतने रिजिलियंट लोग हैं, इतने ईमान के लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं कि कश्मीर से जड़ें उखड़ने के बाद भी उन्होंने कुछ सरकार से ज्यादा ना मांगा, ना रिजर्वेशन मांगा, ना बेनिफिट मांगा, ना सब्सिडी मांगी, और पूरी नेक्स्ट जनरेशन अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर भी मैं कश्मीर के हिंदू को, भले वो भारत के किसी हिस्से में आके बसा हो, कश्मीर से भाग के पहले बस गया हो, वो अलग बात है। कश्मीर से भगाए जाने के बाद, उत्पीड़न के बाद, उसको इस देश में माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। और दूसरा उदाहरण मेरे बाद दिमाग में जो आता है, रहस्यमय तरीके से जो आबादी घटने का है, वो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स का है, जहां पर 100 साल पहले मेजॉरिटी में होते हुए धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से सनातन धर्म को मानने वाले या वहां के हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, और जो वहां की माइनॉरिटी हुआ करती थी वो मेजॉरिटी में पहुंच गई। इसके अलावा पूरे भारत में सिस्टमैटिक तरीके से, लंबे तरीके से, जहां दशक बीत गए उत्पीड़नों के, 1-2 घटनाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये 2 केस हैं, नॉर्थ ईस्ट के हिंदू और कश्मीर के हिंदू, जिनको इस देश में अकलियत, माइनॉरिटी के अधिकार पूरे मिलने चाहिए। एक दौर पंजाब में भी था, पर शुक्र है वो दौर खत्म हो गया, पर वो दौर भी 25 साल चला था। इसके अलावा किसी भी लिंग्विस्ट माइनॉरिटी को, किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी को सिस्टमैटिक तरीके से, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई हो, यानी मुस्लिम की बात क्यों करना है यार, मुस्लिम ने तो 800 साल हुकूमत की उसी की तस्वीर मुस्लिम पढ़ता रहता है, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ये 800 साल हुआ कैसे। हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, जोड़ता रहता हूं, शायद जोड़ने वालों ने 1 साल को 2 साल जोड़ लिया हो, टुकड़ों में हो सकता है, पर बंदे बोलते इस तरह हैं जैसे पूरे भारत पर, अखंड भारत पर 800 साल हुकूमत की है। तो मुस्लिम तो इसके हकदार हो ही नहीं सकते, जहां हमारे लीडरान, हमारे सूफी, हमारे चिंतक बार बार इस बात का सीना ठोकते हैं कि हमने इस देश पर 800 साल हुकूमत की है, और वो तो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता जिसने माइनॉरिटी के नाम पर देश के टुकड़े करा दिए। तो जितनी भी यहाँ इसमें हम क्लासेस देखते हैं, वर्ग देखते हैं, जाति देखते हैं, मजहब धर्म देखते हैं, मुस्लिम किसी भी श्रेणी से माइनॉरिटी में नहीं आता है, ना कभी भी आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद इसका उत्पीड़न हुआ है, और ना जो दूसरा रीजन था, किसी भी क्षेत्र में भारत के मुसलमान की आबादी घटी है, जैसा कुछ लोग मानते हैं पारसीज की घटी है, या नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने बताया हिंदू भाइयों की घटी है, या कश्मीर के बारे में तो सबको पता है। तो माइनॉरिटी की सिर्फ ये 2 डेफिनेशन होनी चाहिए, जो इस देश के संसाधनों पर जिनका अधिकार हो। अच्छा, एक बात बताऊं, संसाधनों पर अधिकार का मतलब क्या होता है? ये जो किसी ने, बोलने वाले ने जो बोल दिया, मनमोहन सिंह जैसे आदमी ने, इसका मतलब क्या होता है कि अगर पेट्रोल मिल रहा है, मान लो पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है गैस स्टेशन पर, तो क्या कहा जाएगा? नहीं भाई, पहले मुसलमान को मिलेगी पहले मुसलमान को पेट्रोल मिलेगा, या मतलब गैस की लाइन लगी हुई है, गैस नहीं मिल पा रही है, तो पहले ही होगा भाई मुसलमान को दो, क्योंकि गैस तो देश का संसाधन है, पेट्रोल तो गैस का संसाधन है। तो जब लोग बोलते हैं कि देश के संसाधनों पर अकलियत का, मुस्लिम माइनॉरिटी का अधिकार है, तो पहले वो प्रभु समझाएं तो कि वो अधिकार है क्या, और जो समझाने वाले पढ़े लिखे आते हैं, सुनो वो क्या बोलते हैं। क्योंकि आर्टिकल 14 अगर आप बैरोमीटर रखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, तो
स्ट्रक्चर कमेटी 2001 के सेंसस के डेटा पे बनी है, तो 14% अगर मुसलमान है तो ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 2.5% मुसलमान है। तो ये तो आपका संवैधानिक कर्तव्य है कि आपको उनको देना पड़ेगा जगह। सुना, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बताते हैं। मैं उनको ट्रोल नहीं करना चाहता, छोटा भाई है मेरा, बहुत छोटा भाई है मेरा। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इक्वलिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी के हक की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हम इतने परसेंट हैं, तो सरकारी नौकरी में हम इतने परसेंट क्यों हैं? अरे प्रभु, इक्वलिटी का मतलब रिजर्वेशन नहीं होता। इस हिसाब से तो सरदार भाई 1.5-2% से ज्यादा सरकारी नौकरी में ना आ पाए, मुसलमान भाई 15% सरकारी नौकरी में आए, ब्राह्मण 6-7-8% से ज्यादा ना आ पाए। और इस हिसाब से तो अपनी आबादी बढ़ाते जाओ और देश के संसाधनों पर और देश की सरकारी नौकरियों पर अपना हक जमाते जाओ। अफसोस इस बात पर होता है, पढ़े लिखे यंग लोग जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बताते हैं और PIL करते हैं, वो तक ऐसी बात करते हैं कि इक्वलिटी का मतलब होता है रिजर्वेशन दो हमको, हमारा हक दो, हमारे MLA कम क्यों हैं, हमारे IAS कम क्यों हैं? अरे भाई, शुरू से पहले दिन से हिंदू भाइयों से पटा के रखो, उनके साथ भाईचारा बना के रखो, उनके साथ घुल मिल के रहो। अरे भाई, नेशन फर्स्ट सोचो। वो तुम्हें बचपने से देखें कि तुम सिर्फ भारत की बात करते हो। खुद ही तुम MLA के चुनाव जीतने लगोगे जब तुम बतौर मुस्लिम किसी पार्टी से चुनाव लड़ोगे। जहां तक लोग कहते हैं भाजपा मुसलमानों को अधिकार नहीं देती, अरे प्रभु, भाजपा के लिए 20 साल काम करो। हम देखे हैं, हम अपने साथियों को राजनीति में देखे हैं, पोस्टर लगाओ, नेताओं को रिसीव करने एयरपोर्ट जाओ, नेताओं के घर के बाहर 8-8 घंटे बैठो, रैलियों में 100-100 आदमी लेके जाओ, जेब से पैसा लगाओ, विनेबल कैंडिडेट बनो, तुम्हें भाजपा भी टिकट देगी। क्यों नहीं देगी? करो तो घर देने टिकट तुमको नहीं आएगी। तो जो हमारे तहसीन भाई बोल रहे थे, इनका वही हिसाब है कि अगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है तो पहले मुसलमान को दो, गैस स्टेशन पर अगर गैस मिल रही है, गैस एजेंसी पर, तो पहले मुसलमान को दो, नौकरी मिल रही है तो पहले मुसलमान को दो। इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता रिजर्वेशन, और इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि अगर हिंदू कोई की एज लिमिट IAS में बैठने की 21 साल से 24 साल है तो वो ही मुसलमान की होगी। इक्वलिटी का मतलब होता है अगर हिंदू IAS में या किसी एग्जाम में अपीयर होने के लिए मिनिमम मार्क्स उसको 60% लेके आने हैं तो मुसलमान के 68 नहीं होंगे, मुसलमान के भी 60 होंगे। ये मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि हमें भी उस स्कूल में एडमिशन मिलेगा जहां हिंदू पढ़ता है, मुसलमान का स्कूल अलग नहीं होगा, हमें भी वही टीचर पढ़ाएगा जो हिंदू को पढ़ाता है, हम भी उसी तरह से एग्जाम देंगे जहां हिंदू देता है, हमारी भी एज लिमिट वही होगी जो हिंदू की होती है, हमारा भी कट ऑफ वही होगा जो हिंदू का होता है, हमारा भी सिलेक्शन नॉर्म वही होगा जो हिंदू का होता है, हमारा भी फौज में सीना जब नापा जाएगा तो ये नहीं होगा कि मुसलमान का 2 इंच ज्यादा होना चाहिए। अगर 40 सीने पर फौज में सिलेक्शन हो रहा है तो मुसलमान का भी 40 नापा जाएगा और हिंदू का भी 40 नापा जाएगा। ये मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। अब इसके बाद कोई देश का मुसलमान ये बता दे कि मुझे इस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, घंटी बजा के नौकरियां नहीं मिलती, घंटी बजा के IAS IPS नहीं बनते कि आइए हम आपको IPS बनाने ले जाएंगे, मेहनत करनी पड़ती है। और जहां तक मैंने बात करी थी दलित हिंदू की, उसको भी ये अधिकार, चाहे कश्मीरी हिंदू की भी बात करूं ये भी बता दूं, चाहे दलित भाई की करूं, चाहे किसी वर्ग की करूं, ये अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जीवन में एक बार मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक दलित भाई को, हमारे हिंदू दलित भाई को 2 भाई हैं, एक ने रिजर्वेशन ले लिया तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी आज पूर्व हो गए हैं, कोविंद साहब, उनके बच्चों को कम से कम अगर होंगे तो बासम्मान बोल रहा हूं, हमारे देश में वो कानून कब बनेगा जो ये कहेगा कि साहब इस पद पर बैठे लोग या इतनी कमाई करने वाले लोगों के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अगर मैं दलित हूं, हम 2 भाई हैं,
मुझे रिजर्वेशन मिल गया है तो मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा, पर मेरे भाई ने अगर दुकान चलाई और रिजर्वेशन नहीं मिला और उसके 3 बच्चे हुए तो उन तीनों को मिलेगा, लेकिन उन तीनों में से किसी ने अगर एक बार रिजर्वेशन ले लिया तो उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। ये वो तरीका होगा कि हम रिजर्वेशन की जो हमारे देश पर जो ये सुविधा है, मैं मानता हूं बड़ी अच्छी बातें होनी चाहिए, धीरे धीरे हम इसको खत्म करते जाएंगे और जनरल वर्ग के लोगों को धीरे धीरे अधिकार 100 साल में 50 साल में मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हम टेबल को, साइकिल को इस तरीके से चलाएं, 70-75 साल में रिजर्वेशन पाने वाले अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं, 3 जनरेशन निकल गई जिन्होंने सन 55 में शायद रिजर्वेशन लिया हो, फिर सन 80 में उनके बच्चों ने रिजर्वेशन लिया हो, फिर 2005 में या कहीं जाके उनके तीसरी नस्ल ने रिजर्वेशन लिया हो। इसके चलते रिजर्वेशन का लाभ एक ही वर्ग में से, एक ही समुदाय में एक चुनिंदा लोगों को मिलता जा रहा है और यह रिजर्वेशन का लाभ नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिन हमारे हिंदू दलित भाइयों ने आज तक 75 साल में रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाया है, तो हमारे देश में जब तक ये देश सेक्युलर है, जब तक आप मानते हैं सेक्युलर है, या आप देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए तब माइनॉरिटी की सुविधा की बात करिए। माइनॉरिटी मेरे हिसाब से सिर्फ 2 हैं इस देश में, पहला कश्मीर का हिंदू, दूसरा नॉर्थ ईस्ट का हिंदू। इसके अलावा सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन इस देश में कम से कम आज़ादी के बाद किसी का नहीं हुआ है। आज़ादी से पहले जिसका हुआ हो हमें उसे मुख्यधारा में लेके आना है, लेकिन एक बार रिजर्वेशन देना है। उसके अलावा इस देश के संसाधनों पर, इस देश की उन्नति में उसी का हक है जो रेस में सबसे आगे है, चाहे वो कोई काम कर रहा हो। अगर तुम रेस में पीछे छूट रहे हो तो तुम्हें हाथ बढ़ाकर खींचने के लिए कोई नहीं आएगा, जब तक कि तुम्हें सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा है। और हमारे देश में चाहे लिंग्विस्टिक के आधार पर, एथनिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, धर्म मजहब के आधार पर कभी भी किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया है, तो सबसे ज़्यादा बेशरम वो लोग हैं जो इन संसाधनों पर अपना हक बताते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा बेशरम वो हैं जो सीना ठोक के कहते हैं कि मैंने 800 साल हुकूमत की थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। वीडियो हमने देखा, वीडियो था सर रिजवान का और बड़े काबिल एहतराम है। इनकी नज़र में जो मुस्लिम हैं, ख़ास करके इंडिया वाले, वो किसी काबिल नहीं हैं और जो भी वो मांग और डिमांड करें वो गलत है। और जो हिंदू हैं वो अगर नहीं भी करते तो उनको करना चाहिए, उनका हक भी है और उनके लिए ही सारा कुछ है। मुसलमान तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है इंडिया में वो तो एवं ही आ गई है और वो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने हिंदुस्तान पे इतना टाइम हुकूमत की है। चले आप ना माने, ना उनको हक दें, ना उनके लिए, लेकिन मुसलमान को एक बात उनकी मुझे अच्छी लगी कि अगर आप रेस में दौड़ रहे हैं और आप पीछे रह रहे हैं तो आपको कोई नहीं पड़ा। हाँ, रेस में आप आगे आइए, बढ़िए और मुकाबला कीजिए, और अगर मुकाबले में अगर आप नहीं जीत पाते तो फिर अपने आप को उस जगह पे रखिए जिस काबिल आप हो। दूसरा रहा बात कि हक किसका है, किसका नहीं है, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ये हर स्टेट और हर जो रियासत है इंडिया की, हर जगह ही अलग अलग दिखा गया है। कहीं जगह पे मुस्लिम है, वो पावर में है और उसको वो चीज़ें सारी मिलती हैं, किसी जगह पे वो पावर में नहीं है तो वहाँ उसका शोर सुनाई देता है कि मुझे मेरे हक नहीं मिल रहे, और वहाँ उसको उस पर ये ठप्पा लगा दिया जाता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपको जो वोट नहीं मिल रहा, या आपको उस तरह से वो पार्टियां नहीं सिलेक्ट कर पा रही। तो अब बीजेपी देखें, बीजेपी में बहुत ही कम लोग हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। तो उन पे ये भी एक, लेकिन अब की जो पिछले इलेक्शन में देखा कि मुस्लिम लोगों ने भी उनको वोट किए, इसलिए उनको भी चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम की बुनियाद पर कैंडिडेट को साथ में ना मिलाएं, लेकिन कुछ मुस्लिम जो अहल लोग हैं उनको भी अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाएं, ताकि उन इलाकों में जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ से उनको जो हक मिल सके। जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में यहाँ होता है कि जो हिंदू बरादरी की तरफ से भी कुछ नॉमिनेट होते हैं कैंडिडेट, और ईसाई लोगों की तरफ से भी कुछ नॉमिनेट होते हैं कैंडिडेट, और उनको कुछ रिजर्व सीटें भी मिलती हैं,
और जो रिजर्व सीटें हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, वो भी उनके लिए लाजमी है। और उनके लिए जो भी वो नॉमिनेट करते हैं या जिनके लिए वो बनती है, उनको वो लाजमी मिलती है। उनको जो उनका हक है वो पूरा मिलता है। उसके लिए खा वुमेन कैंडिडेट्स हों या दूसरे हों, रिजर्व सीटें हर किसी को जो रखी गई हैं हमारे आइन में वो लाजमी मिलती हैं। अब वहाँ पे क्या चक्कर है क्या नहीं है, वो रिजवान सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम है उसको ना तो अपना हक मांगना चाहिए और उसको बहुत पीछे खड़े रहना चाहिए। अब देखें, पीछे जितने भी मामला हिंदू मुस्लिम के उठे हैं, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ भी नहीं है, सब मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन रिजवान सर और इनके जो प्रोग्राम्स, उन पे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कुछ जंग छिड़ी हुई है और सारा कसूर मुस्लिम का है और हिंदू मासूम है और बेचारा है, और वो उस पे हिंदू पे जुल्म कर रहा है। जो मुस्लिम है वहाँ पे जिनकी तादाद कम है, वो जिनकी तादाद ज़्यादा है उन पे ही जुल्म किए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो दंगे भी हो जाते हैं, फसाद भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को बराबर समझें और बराबर समझ के उनके लिए, दोनों के लिए ऐसी बातें कहें कि जिनकी वजह से भड़काऊ काम ना हो, दोनों में मामलात अफाम तफहीम वाले हों, अगर कहीं मसला हो भी रहा हो तो वो आसानी से सुलझ जाए। लेकिन अगर इस तरह की आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें और दूसरे जो हिंदू भाई हैं उनको आप दिखाएं कि वो जो जिन पे को थोड़ा बहुत जुल्म हो, जिस तरह के आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, उन पे जुल्म हुआ, वाकई आप उनको हक मिलना चाहिए, उनके हकूक की बात है। लेकिन उसमें कहीं जाके भी जो मुसलमान है वो आपके जो, वो भी इंडिया का ही पार्ट है, उस पे भी अगर आप बात करते हैं तो ये भी मुझे तो गलत लगता है। लेकिन आप लोगों के हिसाब से सही होगा, क्योंकि वो अगर हिंदू है तो भी वो हिंदुस्तान का ही है, अगर मुस्लिम है तो वो भी हिंदुस्तान का ही है। बिल्कुल जी, चीज़ ये है कि जो हिंदू लोग हैं उनको तो इसको समझ आती है कि वो 800 साला दौर जो है वो उनको खटकता है। लेकिन रिजवान सर को क्या चिढ़ है 800 साला दौर से। और इनकी मुनाफिकत का ये हाल है कि वो 800 साला दौर जिसमें इंडिया जो भारत है वो दुनिया की सबसे तगड़ी रियासत थी, अमीर तरीन रियासत थी मुसलमानों के दौर में। और जब वहाँ पे ब्रिटिश आया, अंग्रेज आए, 100 साल जो उन्होंने हुकूमत की, इनको गुलाम बना के रखा, उसका ये जिक्र नहीं करते। जहाँ जिसने सबसे ज़्यादा तबाही फैलाई यहाँ पे, जितने भी एसेट्स थे, जितने भी यहाँ पे खजाने थे, जितनी दौलत थी, वो सारे लेकर चले गए। वो जो सबसे बढ़कर कोहिनूर हीरा था वो आज भी मलका के ताज में जुड़ा हुआ है। तो चीज़ ये उसको ऊपर ये कभी नहीं बात करते कि हमने उनकी भी गुलामी की है और उन्होंने हमारे ऊपर हुक्मरानी की है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ के खित्ते के लिए काम किया है, चाहे वो मिनॉरिटी में थे, मेजोरिटी में नहीं थे, लेकिन ये अब इसी शायद ये इनके अंदर सोच है कि पहले भी ये 800 साल हमारे ऊपर हुकूमत कर गए हैं, ये मिनॉरिटी में थे, अगर किसी तरीके से ये आगे आ गए, काबिल बंदे आगे आ गए, तो ये फिर हमारे ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। शायद ये भी वजह हो सकती है इनको पीछे रखने की। तो लेकिन हिंदू लोग इसके ऊपर बात करें तो वो अलग चीज़ है, लेकिन रिजवान सर का मुझे समझ नहीं आती। और वो आज तो उन्होंने मुसलमानों को मिनॉरिटी से मेजोरिटी बना दिया है, और ये भी खुशाइन बात है कि हिंदुओं की तादाद जो है ना वो ज़्यादा है और वो मिनॉरिटी में है, और जो मुसलमान हैं हिंदुस्तानी वो मेजोरिटी में है, वो उनको मिनॉरिटी मानते ही नहीं है। तो ये भी एक खुशाइन बात है, ऐसी होना चाहिए, ताकि मुसलमानों को अब चाहिए कि वहाँ पे जो हिंदुस्तानी हैं वो अपनी काबिलियत को आगे लेके आएँ और अपने मुल्क की तरक्की के लिए अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि पता चले कि जो मुसलमानों के ऊपर ये लेबल लगा दिया गया है कि ये आतंकवाद फैलाते हैं, ये तो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते हैं, लेकिन ऐसी मिसालें बन के सामने आनी चाहिए हिंदुस्तानी, स्पेशली हिंदुस्तानी मुसलमानों की, ताकि वो बता सकेंगे, देखें कि मुसलमान जो है वो अपने खित्ते के लिए, अपने मुल्क के लिए उतना ही वो भारतीय है जितना हिंदू भारतीय है। तो वो भी अपना किरदार अदा कर रहा है। इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी काबिलियत पर तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसके अंदर मुसलमानों को सीटें नहीं दी जाती, तो ये जो इनका नज़रिया है उसके ऊपर ये नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो पीछे इनका जो नज़रिया है जिसके ऊपर ये पार्टी बनी है, अगर ये मुसलमानों को सीटें देते हैं तो फिर इनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो मुस्लिम इलाकों में भी काम करवा रहे हैं, वहाँ पे उनकी तरफ तमीर और तरक्की के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं, और वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो उनको वोट भी कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। चले उनको नुमाइंदगी नहीं मिल रही, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए वहाँ पे इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर जो अच्छी चीज़ें हैं
उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो नेगेटिविटी बात की होती है, जो तनाव के सिचुएशन पैदा करती है, ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और रिजवान सर हमेशा से ही इन चीज़ों को, तनाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको सुझाव देने की कोशिश नहीं करते। चले मान लिया कि मुसलमानों को समझाते हैं कि ये ऐसे जैसे करना चाहिए, आप हिंदुओं के साथ ऐसे रहना चाहिए, लेकिन वो किसी डिबेट में ये भी तो कह सकते हैं कि भाई हिंदुओं को भी मुसलमानों के साथ इस तरीके से रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल एक जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो जो काबिल है वो ये नहीं देखना चाहिए वो दलित है, वो हिंदू है, मुसलमान है, वो कौन है। इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी है कि ये काबिल है, इसको उस जगह पे बिठाना चाहिए। तो जो काबिल बंदा होता है वो हमेशा अपनी काबिलियत के मुताबिक ही डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन हमेशा अपने मुल्क के लिए होते हैं, अपनी कौम के लिए होते हैं, अपने मज़हब के लिए वो नहीं रखते। जो काबिल बंद होते हैं वो मज़हब को अपनी जगह पे रखते हैं और इंसानियत को अपनी जगह पे रखते हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ये जो एक तरफ़ा मौक़िफ़ है इससे गुरेज़ करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एकतरफ़ा मौक़िफ़ है, ये तो हमें भी समझ नहीं आता, वहाँ के मुस्लिम लोगों को किस तरह समझ आएगा। और फिर कहते हैं कि मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे कमेंट में बहुत बुरा-भला कहा जाता है। तो यही वजह है कि आपको बुरा-भला मुस्लिम लोग कहते होंगे। ज़ाहिर है आप उनके हक़ की भी कभी बात करें। लेकिन आप हो मुसलमान, लेकिन बात हिंदू के हक़ की करें। हम नहीं कहते कि आप मुसलमान हो के सिर्फ़ मुस्लिम की बात करो, हिंदू दोनों की तरफ से बात करनी चाहिए कि वह हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए। बात होनी चाहिए एक नेशन की, एक नेशनलिज़्म की बात होनी चाहिए, और मिल-जुल के जिससे भाईचारा कायम रहे दोनों पार्टियों में। हिंदू मुस्लिम का ही चलता रहता है, तो उसमें थोड़ी-सी अगर आप ऐसी बात कर देंगे जिससे लोग मिल-जुल के रहेंगे, अब तो इनको हिंदू मुस्लिम से निकलना चाहिए। जैसे ये अब अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो अखंड भारत तब भी बन सकता है जब ये हिंदू मुस्लिम के ये जो शोशे हैं इनसे निकलेंगे। ये जो तुरंत बेचा जाता है हिंदू मुस्लिम का, इससे निकलेंगे तो फिर ही ये आगे बढ़ सकते हैं, ये यूनाइटेड हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन ये जो सियासतदान है फिर उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अगर ये हिंदू मुस्लिम के जो आपस में तनाज़ात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, तो रिजवान सर भी कह रहे थे कि अगर ये ख़त्म हो गए तो उनका भी चैनल बंद हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि अगर ये तनाज़ात ख़त्म हो जाते हैं तो इन सियासतदानों की जो रोज़ी रोटी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, इनकी अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नीचे से लोग ऊपर आ जाएंगे जो काबिल हैं। वो जब काबिल लोग ऊपर आते हैं तो वो फिर सबको बराबरी का हक देते हैं। तो ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।